क्या डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के राष्ट्रपति नहीं हैं? क्या अमेरिका की जनता ने डोनाल्ड ट्रंप को राष्ट्रपति नहीं चुना? क्या अमेरिका के लोगों ने किसी और को अपना राष्ट्रपति चुना था? इन सवालों को सुनकर आपके मन में आ रहा होगा कि हर वीडियो में मैं अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप कहता रहता हूं। फिर आज ये सवाल कहां से आ गया कि डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के राष्ट्रपति नहीं हैं? तो याद करिए, मैं अक्सर कहता हूं कि हमारे विश्वगुरु जो कांड कर चुके होते हैं या करने वाले होते हैं या फिर कर रहे होते हैं, वही करने का आरोप विरोधियों पर लगाते हैं। एक दो उदाहरण आपको दे देता हूं। जैसे कहते थे कि कांग्रेस की सरकार चीन से डरती है, लाल लाल आंख दिखाना चाहिए, और अभी की हकीकत क्या है? नाम तक नहीं ले पाते। पूरे विपक्ष को भ्रष्टाचारी बताते हैं, मगर विपक्ष के सारे भ्रष्टाचारियों को छलनी में छानकर अपने पीछे खड़ा कर लेते हैं। पूरी पार्टी और संगठन परिवारवाद से ग्रस्त है, मगर परिवारवाद का आरोप विरोधियों पर लगाते हैं। दरअसल इसके पीछे एक फार्मूला काम करता है, और फार्मूला ये है कि इससे पहले कि सामने वाला आप पर आरोप लगाए, आपके कांड पर चर्चा हो, आप अपने कांड वाला आरोप सामने वाले पर ही बार बार दोहराना शुरू कर दें। और फिर जब आपके पास मजबूत सूचना तंत्र है, पूरा का पूरा गोदी मीडिया है, तो जनता को एक ही झूठ बार बार सुनाया जा सकता है और भरोसा दिलाया जा सकता है। तो अब सवाल यह है कि क्या हमारे विश्वगुरु का यही फार्मूला अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप ने अप्लाई कर दिया? और क्या इसमें एलॉन मस्क का भी पूरा सहयोग था, या फिर एलॉन मस्क ही सूत्रधार हैं और उसमें अमेरिका का जो इलेक्शन कमीशन है, क्या वो सब भी मिले हुए हैं? क्योंकि अभी अमेरिकी चुनाव को लेकर जो रिपोर्ट सामने आई है, वो अमेरिका के लोकतंत्र की पोल तो खोलता ही है, साथ ही साथ भारत में केंचुआ और ईवीएम का जो कथित खेल है उससे भी पर्दा उठाता है। क्योंकि याद करिए, पिछले दिनों चाहे वो डोनाल्ड ट्रंप हो या एलॉन मस्क, इन सब ने बार बार दोहराया कि ईवीएम में गड़बड़ी हो सकती है, बैलेट पेपर से चुनाव होना चाहिए। यानी पूरी दुनिया में फैला रहे थे कि ईवीएम हैक की जा सकती है, चुनाव तो बैलेट पेपर से ही होना चाहिए। मगर अभी जो रिपोर्ट सामने आई है वो बता रही है कि दुनिया को ज्ञान ठेलने वाले खुद कुछ अलग ही कांड कर रहे थे। ये कांड आपकी खोपड़ियां चकरा देने वाला है। बहुत जबरदस्त खुलासा हुआ है, ध्यान से सुनिएगा। और सिर्फ अमेरिका की ही नहीं, भारत की भी बात करेंगे। एक बार फिर से उन सवालों को उठाएंगे जिनके जवाब आज तक नहीं मिले। ये मसला बेहद गंभीर है, इससे ज्यादा गंभीर कुछ हो नहीं सकता। यह अलग बात है और बेहद शर्मनाक बात है कि भारत की सबसे बड़ी अदालत में बैठे बहुत पढ़े लिखे विद्वान जज लोगों के पास लोकतंत्र की पैदाइश से संबंधित मामला सुनने के लिए टाइम नहीं है। हमारे जो अगले चीफ जस्टिस होने वाले हैं, उन्होंने होली के पहले कहा था कि होली के बाद सुनवाई करेंगे, मगर अब ऐसा लग रहा है कि गब्बर सिंह की भाषा में पूछ रहे हैं, होली कब है, कब है होली? बहरहाल पूरे मसले को ध्यान से सुनिएगा। पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी बजा दीजिए टन से। हर एक वीडियो को लाइक और शेयर करना जरूरी होता है, ये आपकी जिम्मेदारी है। इसके अलावा आपको मालूम है कि हम किसी धन्ना सेठ या राजनीतिक दल के दम पर नहीं चलते, तभी उन मुद्दों पर खुल के बात हो पाती है जिन्हें छुपाने के लिए गोदी मीडिया को पैदा किया गया है। इसलिए हमारा काम पसंद आता हो तो इस QR कोड या मोबाइल नंबर का प्रयोग करते हुए जो भी हो सके आर्थिक सहयोग भेजने का प्रयास जरूर करें। और हाँ, यूट्यूब पर हमारा ये दूसरा वाला चैनल है, इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि अमृतकाल अभी भी चल रहा है। ऐसे में कोई भरोसा नहीं कब हमारे खाते में भी 15 लाख आ जाए, और अब तो 15 लाख नहीं 50 लाख आ सकता है। नहीं जानते हैं क्या? ये वाली वीडियो जाकर देख लीजिएगा। तो डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में हमने दूसरे चैनल का लिंक दे रखा है, वहां बकैती एक्सप्रेस बहुत चरणों में चल रही है। जब भी आपका दिमाग टेंशन में हो, बकैती सुनिए, सारा प्रेशर रिलीज हो जाएगा। और यदि किसी मामले से संबंधित वीडियो यानी वायरल वीडियो देखने की इच्छा हो तो ट्विटर पर हमें फॉलो कर लीजिए। यूट्यूब पर जो नहीं दिखा पाते हैं वहां दिखाने की कोशिश करेंगे। अब आगे की बातों को एकदम टकटकी लगाकर सुनते जाइए, क्योंकि इजराइल ईरान वॉर शोर में ये मामला लगभग गायब सा हो गया। हम खुद ही पिछले कई दिन से इसे टाल रहे थे, आजकल चल रहा था, मगर अभी हम चीफ जस्टिस होने वाले नहीं हैं, इसलिए हमको होली का इंतजार नहीं है। चलिए शुरू करते हैं। अब तक भारत में ही ईवीएम पर सवाल होता था, विपक्ष रोता था, भाग के कोर्ट जाता था, आरोप है कि ईवीएम में झोल है, मगर चुनाव आयोग के लिए सब चंगा सी। इधर राहुल गांधी के सवाल उठाने के बाद चुनावी धांधली का मुद्दा खूब गरमाया, मगर चुनाव ईवीएम से ही हो रहा है और होगा, और बिहार में भी ईवीएम से होगा, जैसे 2014 से 24 तक हुआ है। जनता की नजरों में ईवीएम, वोटर लिस्ट और केंचुआ संदिग्ध हैं, और 2024 में ही एलन मस्क ने कहा था कि ईवीएम हैक हो सकता है। मोदी के लाडले राजीव चंद्रशेखर ने सवाल किया, तब भी एलन मस्क ने फिर से दोहराया कि हैक हो सकता है। फिर ट्रंप ने भी ईवीएम पर सवाल उठाए, जांच की बात हुई, और अब जो खुलासा हुआ है उसने तो अमेरिका के होश उड़ा दिए, क्योंकि दुनिया के सबसे पुराने लोकतंत्र में ईवीएम पर बवाल खड़ा हो गया। ट्रंप के इलेक्शन जीतने पर सवाल है, और 2024 के अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव में ट्रंप ने डेमोक्रेटिक पार्टी की कमला हैरिस को करारी मात दी थी। सवाल यह है कि क्या ट्रंप की जीत में ईवीएम का हाथ है? क्या कमला हैरिस को हराने के लिए
ट्रंप और मस्क ने साजिश की। दरअसल अमेरिकी वेबसाइट डेली बोल्डर ने एक चौंकाने वाला खुलासा किया और लिखा कि ट्रंप की जीत जनता की आवाज नहीं थी बल्कि ईवीएम की साजिश थी। डेली बोल्डर के मुताबिक अमेरिका की 40% से ज्यादा काउंटी में वोटिंग मशीनों के साथ छेड़छाड़। अमेरिकी काउंटी का मतलब समझिए भारत के ग्रामीण इलाके। सवाल यही है कि क्या अमेरिका भी उसी साजिश का शिकार हो गया जिसका शिकार भारत है, क्योंकि भारत में विपक्ष लगातार यह आरोप लगाता है कि ईवीएम में झोल है, उससे रिजल्ट बदलते हैं और फॉल्टी ईवीएम में हर बार वोट खाली बीजेपी को ही क्यों जाता है। तो क्या कमला हैरिस को हराने के लिए ईवीएम के साथ खेला हुआ? याद रखिए कि 2023 के मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव से लेकर महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव तक, दिल्ली और हरियाणा तक ईवीएम सवालों के घेरे में है और 2024 के लोकसभा चुनाव भी। और इसी दौरान एक तरफा तरीके से चुनाव नतीजे भाजपा के पक्ष में गए हैं। विपक्ष के धांधली के आरोप लगातार बढ़ते गए। ईवीएम का मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा, लेकिन इलेक्शन कमीशन ने गाइडलाइन बनाकर सुप्रीम कोर्ट के ही फैसले को धता बता दिया। बाद में मामला फिर से सुप्रीम कोर्ट पहुंचा कि ईवीएम की रिकाउंटिंग के मामले में कोर्ट के फैसले का पालन नहीं हो रहा है। यही वजह है कि ईवीएम पर संदेह का साया अब भी मंडरा रहा है। चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति से लेकर हरियाणा और महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव का मामला कोर्ट में पेंडिंग है और जब अदालतें सीसीटीवी फुटेज और चुनावी डेटा विपक्ष को देने की आदेश देती हैं तो केंचुआ की सह पर मोदी सत्ता कानून बदल देती है। पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट के फैसले के बाद चुनाव आयोग और मोदी सत्ता की साजिश पूरी तरह एक्सपोज हो गई। पत्रकार अरविंद गुणशेखर ने 12 जून 2025 को सरकारी आदेश का दस्तावेज शेयर करते हुए लिखा कि 9 दिसंबर 2024 को पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने चुनाव आयोग को हरियाणा चुनाव के फॉर्म 17C और सीसीटीवी वीडियो को देने का आदेश दिया। एक हफ्ते बाद 17 दिसंबर को चुनाव आयोग ने कानून मंत्रालय को पत्र लिखकर नियम बदलने की बात कही। फिर 19 दिसंबर को मंत्रालय को लेटर मिला। अगले ही दिन यानी 20 दिसंबर को कानून मंत्रालय और चुनाव आयोग की मीटिंग हुई। कहा गया कि नए नियम की भाषा में कुछ कमी है। फिर नया ड्राफ्ट आयोग को दे दिया गया। उसी दिन चुनाव आयोग के अधिकारियों ने कहा कि हाँ, अब भाषा ठीक है, जल्दी से नोटिफाई कर दो। कानून मंत्रालय ने उसी दिन कागज तैयार किया और टॉप अधिकारियों ने फाइल तुरंत ओके कर दी। 20 दिसंबर 2024 को रात के 10:23 से नया नियम लागू हो गया। यानी कानून बदलने के लिए मीटिंग, भाषा में सुधार और नियम लागू करने का सारा काम 48 घंटे के भीतर हो गया। मजेदार बात यह है कि आयोग का लेटर मंत्रालय को जनवरी 2025 में मिला, मगर नियम 20 दिसंबर 2024 को बन गया था। सीनियर पत्रकार ने चुटकी लेते हुए कहा कि शायद इलेक्शन कमीशन वालों ने जल्दबाजी में ईमेल पर हाँ कर दिया था, मगर कागज बाद में भेजा। फैक्ट ये है कि भारत में चुनाव कभी निष्पक्ष हुआ करते थे, लेकिन इलेक्शन कमीशन की हरकतों को देखकर अब कहा जा सकता है कि चुनाव की निष्पक्षता सवालों के गंभीर घेरे में है और यही आरोप अब अमेरिकी चुनाव पर लग रहे हैं। डेली बोल्डर की रिपोर्ट है कि 2024 के चुनाव से पहले अमेरिका की एक प्राइवेट लैब V&V ने चुपके से वोटिंग मशीनों में बड़ा बदलाव किया था और ये प्राइवेट लैब पेंसिल्वेनिया, फ्लोरिडा, न्यू जर्सी और कैलिफोर्निया जैसे राज्यों में वोटिंग मशीनों को सर्टिफाई करती थी। कंपनी ने ईवीएम में जो बदलाव किए उनमें वोटिंग सिस्टम में नए बैलेट स्कैनर, प्रिंटर रिकॉन्फ़िगरेशन, फर्मवेयर अपग्रेड और एक नया इलेक्शन वेयर रिपोर्टिंग सिस्टम जोड़ा गया। हैरानी की बात यह है कि अमेरिका जैसे देश में इन बदलावों को मामूली करार देकर पब्लिक जांच, टेस्टिंग या सर्टिफिकेशन से पीछा छुड़ा लिया गया। मगर ये बदलाव छोटे मोटे बदलाव नहीं थे। ये मशीनें अमेरिका की 40% से ज्यादा काउंटिंगों में वोट गिन रही थी। सवाल यह है कि V&V ने यानी इस कंपनी ने ये सब इतने गुपचुप तरीके से क्यों किया, छुपा कर क्यों किया? और जैसे ही आप ये सवाल करते हैं पूरा खेल समझ में आ जाता है, क्योंकि विवाद के बाद V&V की वेबसाइट गायब हो गई। वेबसाइट खोलने पर वहां सिर्फ एक फोन नंबर और एक जेनरिक ईमेल दिखता है। कोई लॉग नहीं, कोई दस्तावेज नहीं, कोई जवाब नहीं। और V&V के इस खेल को समझने के लिए रॉकलैंड काउंटी के चुनाव नतीजों को समझिए, क्योंकि इन नतीजों ने इस साजिश को और गहरा कर दिया। काउंटी के वोटरों ने कसम खाकर दावा किया कि उनके वोट चुनाव नतीजों से मैच नहीं करते हैं। लोगों का दावा है कि उन्होंने सीनेट उम्मीदवार डायने शेयर को वोट दिया था, लेकिन रिकॉर्ड में सिर्फ 5 वोट दिखे, जबकि वोट करने वाले 9 लोग थे। एक दूसरी जगह 5 लोगों ने वोट देने की बात कही, लेकिन सिर्फ 3 ही वोट गिने गए। डेमोक्रेटिक पार्टी के इलाकों में राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार कमला हैरिस का नाम बैलेट के टॉप पर था ही नहीं और वोटरों की शिकायत है कि वे कमला हैरिस का नाम ढूंढ नहीं पाए। मजेदार यह है कि इन्हीं इलाकों में कमला हैरिस की पार्टी के नेता कस्टर्न गिलिब्रैंड को जबरदस्त वोट मिला, लेकिन कमला हैरिस को 0 के बराबर वोट मिले। और तो और इन इलाकों में ट्रंप को अपनी ही पार्टी के उम्मीदवारों से 7.5 लाख से ज्यादा वोट मिले। तो सवाल यह है कि वोटिंग का पैटर्न इतना अलग क्यों है? क्या ईवीएम में कोई खास खेल हो रहा था जिसने सब कुछ पलट दिया?
सवाल ये है कि इस खेल में एलन मस्क कहां है, क्योंकि टेस्ला और स्पेस एक्स के भी मालिक ने 2024 के राष्ट्रपति चुनाव में ट्रंप का खुला समर्थन किया था, हजारों करोड़ डॉलर की फंडिंग दी और मस्क ने यह भी दावा किया था कि उनके सहयोग के बिना ट्रंप चुनाव नहीं जीत पाते। अभी नया नया विवाद आपने सुना ही होगा, जबकि ट्रंप ने अपने समर्थकों से कहा था कि एलन मस्क उन वोट गिनने वाले कंप्यूटर्स को सबसे बढ़िया ढंग से समझता है। फिर सवाल यह है कि ट्रंप और मस्क का साथ होना क्या सिर्फ एक संयोग है? क्या दोनों इस खेल के मोहरे थे? क्या मस्क की टेक्नोलॉजी पर पकड़ और ट्रंप के साथ उनके रिश्तों ने एक साजिश को अंजाम दिया? इस सवाल का जवाब जाने बिना अमेरिकी चुनावों को लेकर संदेह क्लियर नहीं होने वाला है, क्योंकि ऐसे मामले अमेरिकी लोकतंत्र पर हमला है और ये सारे आरोप बिल्कुल भारत जैसे हैं। याद रखिए कि इंदिरा गांधी के जमाने में ही भारत में ईवीएम का इस्तेमाल शुरू हो गया था। साल 2004 के लोकसभा चुनाव से ये पूरी तरह लागू हो गया और तब से लेकर आज तक सवालों का सिलसिला थमा नहीं है। साल 2017 के विधानसभा चुनाव में मध्य प्रदेश के भिंड में ईवीएम के डेमो के दौरान कोई भी बटन दबाने पर बीजेपी के सिंबल वाली वीवीपैट पर्ची ही निकलती थी। इसके बाद जिला कलेक्टर और एसपी को हटाया गया। चुनाव आयोग ने इसे गलत कैलिब्रेशन कहकर पल्ला झाड़ लिया, लेकिन जनता के मन में बैठा शक सुबह दूर नहीं हुआ और इस घटना से 8 साल पहले ही साल 2009 में बीजेपी के पितृपुरुष लाल कृष्ण आडवाणी ने ईवीएम को लोकतंत्र के लिए खतरा करार दिया था। उनकी ही पार्टी के जीवीएल नरसिम्हा राव ने डेमोक्रेसी एट रिस्क किताब लिखकर ईवीएम की खामियों को उजागर कर दिया था। तो सवाल है कि क्या ये सारी बातें इसलिए हो रही थी क्योंकि खुद इन्हीं की पार्टी के लोग वो कांड करने वाले थे? लेकिन आज वही बीजेपी ईवीएम की पैरोकार करती है क्योंकि सत्ता का स्वाद उसके मुंह लग चुका है। मगर विपक्षी पार्टियों में ऐसा कोई नेता नहीं जिसने ईवीएम पर सवाल नहीं उठाया हो। बहन जी से लेकर अखिलेश यादव तक, ममता बनर्जी से लेकर राहुल गांधी तक, सबने ईवीएम पर सवाल उठाए। 2024 के चुनाव में वीडियो वायरल हो गया था जिसमें एक मीडिया चैनल से एक हैकर दावा कर रहा था कि वो ईवीएम को हैक कर सकता है, मगर केंचुआ ने इस वीडियो को भी खारिज कर दिया। 2019 में सैयद शुजा नाम के एक शख्स ने दावा किया कि वो ईवीएम हैक कर सकता है, मगर बिना सबूत के उनकी बातों को हवा में उड़ा दिया गया। अमेरिकी चुनाव पर नए खुलासे से ईवीएम पर सवाल फिर से खड़ा हो गया है कि ईवीएम कितनी सेफ है, जबकि चुनाव आयोग का दावा है कि ईवीएम हैक नहीं हो सकती। और रिकाउंटिंग को लेकर चुनाव आयोग का जो रवैया है वो कई संदेह पैदा करता है। सारा संदेह चुनाव आयोग के रवैये से है, क्योंकि 2024 तक चुनाव आयोग ने कभी भी रिकाउंटिंग में असली वोटों की गिनती की ही नहीं और न ही वीवीपैट की पर्चियों का मिलान किया। तो आधिकारिक तौर पर कैसे पता चलेगा कि ईवीएम में क्या झोल है? विपक्ष वीवीपैट के 50% या 100% मिलान की मांग करता है, लेकिन कोई सुनवाई नहीं होती। 2019 में 21 दलों ने सुप्रीम कोर्ट में वीवीपैट को गिने जाने की मांग उठाई, लेकिन कोर्ट ने इसे ठुकरा दिया, वो भी कई साल बाद। साल 2017 में 13 दलों ने चुनाव आयोग से मिलकर बैलेट पेपर की मांग की थी, मगर केंचुआ ने जवाब में चुप्पी साध ली। 2024 के हरियाणा और महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में विपक्ष ने आरोप लगाया कि रिकाउंटिंग के लिए ईवीएम का डेटा डिलीट कर दिया गया और इन आरोपों पर सुप्रीम कोर्ट के पूर्व चीफ जस्टिस संजीव खन्ना ने चुनाव आयोग को लताड़ भी लगाई थी। मजेदार यह है कि 1984 में केरल में ईवीएम का पहली बार इस्तेमाल हुआ, लेकिन कानूनी आधार न होने के कारण इसे रद्द कर दिया गया। 2013 में सुब्रमण्यम स्वामी बनाम चुनाव आयोग मामले में कोर्ट ने वीवीपैट को अनिवार्य किया। 2014 के चुनाव से 8 चुनावी क्षेत्रों में इसका पायलट प्रोजेक्ट शुरू हुआ और 2019 में 21 दलों की 50% वीवीपैट मिलान की मांग को कोर्ट ने ठुकरा दिया। अप्रैल 2024 में सुप्रीम कोर्ट ने ईवीएम की माइक्रो कंट्रोलर मेमोरी की जांच का रास्ता खोला। कहा कि हारे हुए उम्मीदवार 5% मशीनों की जांच की मांग कर सकते हैं और वीवीपैट पर्चियों को 7 सेकंड तक दिखाया जा सकता है। मगर नवंबर 2024 में बैलेट पेपर की मांग करने वाली याचिका को खारिज करते हुए तंज मारा कि हारने पर ईवीएम गलत और जीतने पर सही कैसे हो सकता है। ये वही कुतर्क है जो लपड़झंडिस देते हैं गोदी मीडिया के, जो अंधभक्त देते हैं और जो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में आता है, जो भाजपा के नेता बोलते हैं। दिसंबर 2024 में ही कोर्ट ने सवाल उठाया कि ईवीएम 1500 वोट कैसे रिकॉर्ड करती है। चुनाव आयोग से 3 हफ्तों में जवाब मांगा गया था और फरवरी 2025 में हरियाणा और महाराष्ट्र में ईवीएम डेटा डिलीट करने के आरोपों पर सुनवाई हुई। चीफ जस्टिस संजीव खन्ना ने चुनाव आयोग से पूछा कि डेटा किसके कहने पर हटाया गया। चुनाव आयोग को पाला मार गया, सफाई में एक शब्द नहीं निकला। सवाल यह है कि जब चुनाव आयोग ही सवालों के घेरे में है तो फिर चुनावी प्रक्रिया पर संदेह क्यों नहीं होगा। दरअसल दिसंबर 2023 में संसद से नया कानून बनाकर मोदी सत्ता ने केंचुआ की सिलेक्शन कमेटी से चीफ जस्टिस को ही बाहर कर दिया और कमेटी में सरकार का बहुमत हो गया। ज्ञानेश कुमार की नियुक्ति प्रधानमंत्री, गृहमंत्री और लोकसभा में विपक्ष के नेता की कमेटी ने किया, मगर ज्ञानेश कुमार की नियुक्ति को कांग्रेस ने मनमाना और लोकतंत्र पर हमला करार दिया, क्योंकि कमेटी में सत्ता का बहुमत होने से आयोग की निष्पक्षता पर सवाल है और नियुक्ति के मामले में मोदी सत्ता का रिकॉर्ड बहुत दागदार है। याद करिए, नवंबर 2022 में अरुण गोयल की नियुक्ति पर विवाद हुआ था, क्योंकि वो स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति के तुरंत बाद चुनाव आयुक्त बन गए थे और मार्च 2024 में उनका अचानक इस्तीफा किसी को समझ नहीं आया। क्या यह सरकार के दबाव के बिना संभव था? मार्च 2024 में ही ज्ञानेश कुमार और सुखबीर सिंह संधू की नियुक्ति को भी पक्षपातपूर्ण बताया गया, क्योंकि
क्योंकि ज्ञानेश कुमार को अमित शाह का करीबी और उनका आदमी माना जाता है। तो क्या ज्ञानेश की नियुक्ति के लिए अरुण गोयल का इस्तीफा हुआ? मगर उनकी नियुक्ति वाले 2023 के कानून को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई, लेकिन इस साल के अंत में चीफ जस्टिस बनने जा रहे मिलाड के लिए सुनवाई का टाइम अभी तक नहीं आया, क्योंकि होली का इंतजार कर रहे हैं, अभी खत्म नहीं हुआ। ऐसा नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट में सिर्फ यही एक मामला लंबित है। हरियाणा और महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव से जुड़ी कई सारी याचिकाओं पर सुनवाई बाकी है। बॉम्बे हाईकोर्ट में बहुत सारी याचिकाएं धूल फांक रही हैं, क्योंकि हाई कोर्ट की नजर सुप्रीम कोर्ट पर है और सुप्रीम कोर्ट होली का इंतजार कर रहा है। कब है होली? इस बीच राहुल गांधी ने 2024 के महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में धांधली का मुद्दा जोर शोर से उठाया तो केंचुआ ने कह दिया कि सब ठीक है, और तेजस्वी यादव के साथ संजय राउत ने कह दिया कि 2014 के बाद से संवैधानिक संस्थाओं पर सवाल है। राहुल गांधी के सवाल है कि महाराष्ट्र में 5 महीनों के भीतर 41 लाख नए वोटर जोड़े गए और 20 नवंबर 2024 को शाम 5 बजे तक वोटिंग 58.22% थी, जो रातों रात 66.05% हो गई। तो 70 लाख से अधिक वोटर कहां से आए? इस सवाल का जवाब केंचुआ के पास नहीं है। होता तो केंचुआ जरूर बताता, क्योंकि राहुल गांधी यही तो पूछ रहे हैं कि बता दो, और अभी तक केंचुआ बता नहीं पाया। राहुल का दावा है कि महाराष्ट्र में 12,000 बूथों पर खेला हुआ, और वैसे ही अमेरिका में हुआ। रॉकलैंड काउंटी का मामला क्या बताता है, सोचिएगा। इधर चुनाव आयोग राहुल गांधी को मशीन रीडेबल वोटर लिस्ट नहीं दे पा रहा है, लेकिन वोटर आईडी को आधार से जोड़ने की तैयारी में है। मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार इस प्लान को आगे बढ़ा रहे हैं, क्योंकि ममता बनर्जी की टीएमसी ने एपिक नंबर के मामले में चुनाव आयोग को एक्सपोज कर दिया था। और भारत में चुनाव आयोग कैसे काम करता है, कैसे आपका डेटा सुरक्षित रखता है, वो द ट्रिब्यून के खुलासे से समझा जा सकता है। द ट्रिब्यून की रिपोर्ट में बताया गया था कि 500 रुपए में आप आधार का डेटा खरीद सकते हैं। सवाल यह है कि जब आधार का डेटा ही सुरक्षित नहीं, तो वोटर लिस्ट का डेटा कैसे सुरक्षित होगा? मगर सच्चाई यह है कि दुनिया के ज्यादातर देश बैलेट पेपर से वोटिंग नहीं कराते हैं, लेकिन दुनिया के सबसे बड़े और सबसे पुराने लोकतंत्र का चुनाव ईवीएम से ही हो रहा है। और इन दोनों देशों की जनता को ईवीएम पर कम भरोसा है, और चुनाव आयोग कहता है कि हर वोट मायने रखता है। तो फिर चुनाव आयोग ईवीएम पर एक भी वोटर के संदेह को अपनी निष्पक्षता पर सवाल क्यों नहीं मानता? ईवीएम पर ट्रंप का स्टैंड वैसे ही है जैसे मोदी सत्ता ने संसद की चौखट पर मत्था टेक कर संसद का ही गला घोंट दिया। संविधान को माथे से लगाकर संविधान को ही रौंदने के आरोप आए दिन लगते हैं। उसी तरह अमेरिका में ट्रंप ने ईवीएम के खिलाफ बोलते हुए बैलेट पेपर की वकालत की। उनके धन्ना सेठ मित्र ने कहा कि मशीनें वोटिंग के लिए नहीं बनी है, पेपर बैलेट सुरक्षित है। लेकिन अब डेली बोल्डर की रिपोर्ट ने ट्रंप और मस्क की ईमानदारी पर सवाल खड़े कर दिए हैं, और इन आरोपों से सुरक्षित निकलने का एकमात्र रास्ता डेली बोल्डर की रिपोर्ट में उठाए गए मुद्दों की जांच का है। याद रखिए, चुनावी निष्पक्षता की लड़ाई सिर्फ कमला हैरिस या राहुल गांधी या फिर विपक्ष की नहीं है। यह उस जनता की लड़ाई है जो अपने वोट से अपना भविष्य चुनती है। भारत में महाराष्ट्र की कथित धांधली और ईवीएम का खेल अमेरिका की कहानी से एकदम मिलता जुलता है, और यह सिर्फ एक चुनाव की बात नहीं है, यह आपके वोट, आपके अधिकार और लोकतंत्र को बचाने की बात है। फिलहाल इतना ही। वीडियो पसंद आई हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाएं। पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी बजा दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।